नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 इस समय रनिंग है और सभी अभ्यर्थी जिन्हें अभी पेपर देना है उनके लिए सेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक के जितने पेपर हो चुके हैं 2 से लेकर के 11 तक, उन सभी पेपर के आधार पर ही मैं एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं जितने प्रश्नों को पाता हूं, कहीं से डिस्कस करता हूं, उन पैटर्न्स पे ही सवालों को जनरेट कर रहा हूं। विश्वास मानिए, आप लोग अभी तक जितने पेपर दिए हैं उन सभी में एनालिसिस बहुत काम आई है। आपने रिपीटिशन देखा, उन सवालों को देखा है, चाहे वो डिस्काउंट का सवाल हो, चाहे वो आपका एवरेज का सवाल हो, चाहे सरलीकरण का सवाल हो, चाहे वो 2D 3D का सवाल हो। जो भी पैटर्न्स हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने प्रैक्टिस सेशन में, जो भी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं एनालिसिस सेशन में, वही सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। एक ही जैसे पैटर्न के, भले मैं आपको 15 सवाल करा दूं, लेकिन इस 15 का रिपीटिशन मानकर चलिएगा कि एक एक पैटर्न पर 2-2 3-3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इन सेशन को बहुत ध्यान से आप लोग समझें, देखें और पूरी तरह से इसको अपनी तैयारियों में आगे की परीक्षा के लिए शामिल करें। मेरी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमेशा आपके साथ प्रयास लगातार रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहें। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड कर सकें, कभी भी आपको अपने साथ आपकी तैयारियों में शामिल कर सकें। तो आइए हम लोग अब सवालों से शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है? तो वह कौन सी भिन्न है? भिन्न को घटाना है। किससे घटाना है? 1/2 से घटाना है। हम उस भिन्न को सीधा सीधा x मान ले, जो अंश हर के रूप में आएगा तो हम उसको उसी हिसाब से प्रेजेंट कर देंगे। मान 3/4 हो गया। x को उधर कर दीजिए, x हो गया, और 1/2 से आप 3/4 को घटा दीजिए। वैसे भी 1/2 छोटा होता है, 3/4 बड़ा होता है। अब छोटे से बड़ा घटा करके, छोटे से किसी को घटाकर हम बड़ा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह मान नेगेटिव होगा। करेक्ट है? तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए हर दोनों का बराबर करना है, और हर बराबर करने के इसको आपने 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया। 2 में से 3 घटेगा -1 और नीचे 4, अर्थात x का मान वहां पर -1/4 आया। जब इस -1/4 को 1/2 से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और आधे में चौथाई जोड़ेंगे तो 3/4 होगा। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन संख्याएं जो है वो इस रेशियो में, देखिए किस रेशियो में है, 1/4, रेशियो 5/9, रेशियो 7/12। इस रेशियो में देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में दी गई हैं। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछ रहा है। सबसे पहला काम देखिए, बड़ा छोटा भी निर्धारित करना एक चैलेंज होता है। हम डायरेक्ट फ्रैक्शन को ना देख करके हम क्या करें, इन सभी को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करें। इंटीजर में लाने के लिए 4 का, 9 का, 12 का हमें एलसीएम लेना होगा, जो कि 36 आएगा, जो 4 से भी कटेगा, 9 से भी और 12 से। 4 से डिवाइड करिए, 9 बार गया। 9 से डिवाइड करिए, 4 4 पंचे 20 होता है भाई। डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। 12 तिया 36, 3 सते 21 होता है। इस प्रकार से 9, 20 और 21 का अनुपात हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह 9 है, यह 20 है और यह 21 है। सबसे बड़ा दिखा और सबसे छोटा है, ये लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। दोनों का डिफरेंस बताइए कितना होगा। दोनों का डिफरेंस 12 होगा, 12 9 21 होता है। यह डिफरेंस रियलिटी में कितना दिया है, 180 दिया हुआ है। एक बराबर क्या होगा, 12 से भाग करें 15 होगा। अनुपाती पदों को जोड़ दें, अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 20 9 29 होता है। 29 और 21 अगर हम जोड़ेंगे तो 50 होगा। करेक्ट है? तो 50 का मान बताएं क्या होगा, 15 गुणे 50 होगा। 15 पचे 75, 750 इस सवाल का हल होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन 750 सेकंड सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। प्लीज नोट करें, कंफर्म करें और अगले सवाल पर मेरे साथ बढ़ें। अगला सवाल देखिए क्या है। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,642 रुपए है। 11% की ब्याज दर है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4,642 है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज की गणना करिए, क्या हो जाएगा। सिंपल सवाल है, मैं आपको सिस्टम बताता हूं। दरअसल यहां पर जो ब्याज की दर है, ध्यान से देखिएगा, वो है आपकी 11%, और हम सबको पता है कि यह बेस्ड है SICI पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। अगर यह चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है तो यह जो दर है ना, यह सतत रूप से काम की होगी। पहले 11 थी, अगले साल 11 पर एक ब्याज और अप्लाइड होगा, देन नेक्स्ट ब्याज जनरेट होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इस सतत को 2 साल तक के लिए लेकर चलते हैं, यह जो ब्याज दर होगी 11 + 11 + 11 × 11/100 होती है। करेक्ट है? अगर देखा जाए तो 11 11 कितना होता है, 22। 22 प्लस यहाँ पर 11 × 11, दरअसल जो हम लोग सतत का नियम लगाते हैं उसको हम
जनरली भिन्न का प्रोसेस करते हैं हम लोग। यहाँ पर चलिए ये पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। 11 गुणे 11 बटे 100 था ना, 121/100 1.21 हो गया। ये जुड़ करके आप सबको पता है 23.21% होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलेगा, जबकि अगर यही साधारण ब्याज पर जाते तो साधारण ब्याज पर आपको ब्याज दर क्या जनरेट होता बताइए। साधारण ब्याज पर 11 22% होता, क्योंकि समान दर इंक्रीज होता है, समान दर बढ़ता है। अगर एक साल 11 था, दूसरे साल भी 11 आपका जुड़ करके 22% ही रहेगा। सवाल में अगर देखा जाए तो हमको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर पार्ट है वो 23.21% है। 23.21% का मान हम लोग को दिया है 4642 दिया हुआ है। हम लोग को 22% का मान निकालना है, या कितना हो जाएगा आप समझिएगा। सबसे पहला काम यहां से आप दशमलव हटा दें। जैसे दशमलव हटेगा 2 जीरो चाहे यहां बढ़ा दे चाहे वहां बढ़ा दे, एक ही बात होती है। आप इसको ऐसे गुणे 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप परसेंट को परसेंट से भी गायब कर दें। सीधा सीधा देख रहे हैं 2 बार जा रहा है, दिख रहा है एकदम। 2 का गुणा करें, पूरा 2200 है, 2200 का 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4400। अगर हम उसी धन पर वही दर था 11%, उतने ही समय तक के लिए जाते तो हमें जो साधारण ब्याज मिलता वो आपका 4400 होता। इसमें दरअसल 11% सतत के आधार पर बढ़कर आएगा, तो 23.21% होगा, जिसका मान आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। अब वही चीज अगर जब साधारण पर चलेगा तो प्रतिवर्ष बराबर ही रहेगा, 11 ही रहेगा, मतलब 22 रहेगा। तो 22% का मान हम लोग को निकालना था, आंसर अपने आप बन जाता। अगले सवाल पर आइए। देखिए इस तरह के सरलीकरण के सवालों पर एकदम फोकस्ड रहिएगा, बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलिएगा। 21.6 है, डिवाइड बाई 3.6 है, गुणे 2 है, प्लस 0.25 है, गुणे 16 है, भागे 4 है, -6। अब कह रहा है किसके बराबर है, थोड़ा ध्यान से देख करके सभी लोग आंसर करिए। हम बॉडमास के नियम के हिसाब से चलते हैं, भाग को पहले प्रायोरिटी, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको भाग दीजिए, फिर बाद में गुणा कर लीजिएगा। इसको भाग दीजिएगा तब गुणा करिएगा, समझिए, फिर जो आए घटाइएगा। दशमलव हटेगा, 6 बार जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 6 गुणे 2 कर दीजिए, यह पूरा हल होकर के 12 होगा। इसी प्रकार से इससे इसको भाग करें, 4 बार जा रहा है, 0.25 का 4 से गुणा करें, 1.00 अर्थात 1 हो गया, मतलब 1 है। -6 है, 12 में 1 जुड़ा तो 13 है, 13 में से 6 निकलेगा तो 7 राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो चौथा सवाल डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। पांचवा देखिएगा, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर मतलब क्रमिक 20% और 15% की छूट दी गई, खिलौने का बिक्री मूल्य क्या होगा। ये उसकी एमआरपी है, वो इसकी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आफ्टर कंटिन्यूड डिस्काउंट, सतत छूट के बाद कैसे लगेगी देखिएगा। 20% की पहली छूट है, जो कि 1/5 अगर भिन्न में लिखें 20/100 होता है, तो इसका मतलब 5 में से 1 घटकर इसकी प्राइस 4 हो गई। ऐसे अगर 15% की छूट अप्लाइड करें तो 5 या 15, 5 बिसाह में 100, 20 अगर प्राइस बनकर आई थी, 3 और कम होकर के 17 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर उसका एमआरपी 100 था तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा 68 होगा। अब सवाल में देखो क्या दिया है, सवाल में आपको अंकित मूल्य दिया है, जो कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 2100 है, और उस बिहाफ पर हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। 2 जीरो इसको खत्म कर देंगे, 21 का 68 से गुणा करें, अंत में 8 आया और एक ही ऑप्शन है, 14,228 ही आएगा, क्योंकि अंत में एक ही ऑप्शन पर 8 है, बाकी सब में डिफरेंट है। अब आप जब गुणा करते तो 1 का 8 से गुणा होता तो लास्ट डिजिट कितना होता, 8 ही होता। राइट सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। 360 के सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। कोई संख्या अगर दी गई है तो उसके कितने इवन फैक्टर हैं, आपसे टोटल फैक्टर, आपसे ऑड फैक्टर, आपसे जो है कहते हैं कि जितने भी अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स के प्रोसेस होते हैं उसको आपसे पूछा जा सकता है। कुल गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम कितने हैं, भाज्य कितने, अभाज्य कितने, सारी बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है, जो संख्या आपकी दी गई होती है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 36 गुणे 10 करते हैं। 36 गुणे 10 किया तो हमारे सामने स्थिति आई। इसका देखिए फैक्टराइजेशन करिए तो कितना होगा। 36 को हम 2 की पावर 2 4 गुणे 3 की पावर 2 9 करते हैं, 4 9 36 हो गया। इसको हम 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 यहाँ पर देखिए सेट हो गया। अब आपको क्या करना है समझिएगा। अब आपको 2 की पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मिलकर 3 हो गई। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 2 है, इसको रहने दीजिएगा, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, ऐसे कर दीजिए। अब 3 प्रकार के हमारे पास गुणनखंड हैं, उनकी अपनी अपनी पावर लगी है, जिससे कि उनकी काउंटिंग समझ में आती है। जब हम कभी इस संख्या का इवन फैक्टर आपको पता करने को कहें तो इवन फैक्टर में इस बात का ध्यान रखें, जैसे अभी यहाँ पर 2 की पावर 3 है, मतलब ये कितना है 8 है। 8 के कितने गुणनखंड हो इसको पता करने के लिए 2 की पावर 0,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये चारों लोग 8 के गुणनखंड हैं। इन चारों में ये केवल ऑड है। ऑड क्यों है? क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है जो विषम है, बाकी ये सब सम है। तो इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड दिखे? सम के रूप में 3। इसके कितने दिखेंगे? चाहे जितने दिखें, क्योंकि सम और विषम का गुणनखंड क्या होता है? सम ही होता है। इसके टोटल बन जाएंगे 2 में 1 जुड़कर 3 होगा और 5 में 1 जुड़कर के 2, 3 तिया 9 दूना 18 होगा। दरअसल अगर कभी आपसे यही कहता कि टोटल फैक्टर बताओ क्या होता, तो टोटल फैक्टर अगर निकालना होता कुल गुणनखंड, तो 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 2 था और 5 की पावर 1 था। तो नियम के हिसाब से सभी के पावर को एक एक बढ़ा देते, 4 करते, 3 करते और 2, 4 तिया 12 दूना 24 होता। इवन फैक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो 2 की पावर होगी तभी इवन फैक्टर आएगा, उसकी पावर को एज इट इज लेना है, बाकी की पावर को एक एक बढ़ा देना है। 18 हो गया। और ऑड फैक्टर अगर आपसे पूछता तो 2 का उपयोग ही ना करते, केवल इसकी पावर 3 कर देते और इसकी पावर 2, 3 दूना 6 होता। एक बात और यही समझ में आई होगी कि इवन और ऑड को जोड़ देने से कुल गुणनखंडों का मान पता चल जाता है। तो राइट सोल्यूशन इस प्रकार से, फिलहाल उसका 18 ही है जो आपसे मैंने पूछा, बाकी सब जानकारियां भी आप रखिए, जरूरत पड़ने पर यूज हो सके। सवाल क्या है? 1 है, 8 है, 4 है, 0 है, 6 है, x है, y है। दो आपको अननोन डिजिट दिख रहे हैं, जिसमें एक का नाम x है और दूसरे का y है। कह रहा 90 से विभाज्य है। कितने से भाई? 90 से। 90 से कटने का मतलब क्या होता है? 9 से कटना और 10 से कटना। तो x और y का योग बताओ क्या होगा? एक चीज आप दिमाग में रख लो, जब अगर कोई संख्या 10 से कटेगी तो अंतिम अंक बाय डिफॉल्ट 0 होगा। अंतिम अंक क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब सेट हो गया कि y का मान तो 0 है। y का मान परमानेंट 0 हो गया। अब y का मान 0 हो गया, बाकी के लिए अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है, यहां से यहां तक। 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि सभी अंकों का योग 9 से कटे। सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्य हो तभी वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। ठीक है। अब देखिए कैसे चेक करते हैं 9 की भाज्यता, समझिएगा। 8 1 9 होता है, करेक्ट है। 6 4 10 है। 10 में क्या जोड़ दूं कि 9 से कट जाए? 10 8 18 होता है। अगर हम x की जगह 8 रख देंगे तो 6 4 10 8 18, 9 से कट जाएगा। तो 8 को x का मान मानिए और y बराबर कितना? 0। तो 8 प्लस 0 x प्लस वाई कर दे, कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर कितना होगा? डी ऑप्शन 8 है। आप सभी लोग नोट करें, 8 करेक्ट हल के रूप में दिख रहा है। सही है ना? 7वां टर्न होता है। 8वें पर आइए। एक कार है, ध्यान सुनिएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटा चलती है। किस गति से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। तो मतलब अगर ऐसे वर्बल समझ लिए होंगे तो समझ में आएगा 200 किलोमीटर चली है। और एक बाइक है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे तक चलती है। कार और बाइक दोनों से मिलाकर कुल कितनी दूरी? ओरल सवाल था, इसमें कोई बात नहीं थी। कार की अगर बात करो तो कार चली है 50 की गति से 4 घंटा। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कार ने कितनी दूरी तय करी है? 200 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगर हम बाइक की बात करते हैं, हाँ बाइक की बात करते हैं, तो उसकी गति थी 60। सोचो बाइक वाला तेज चल रहा है, गलत कर रहा है। 80 की गति से 6 घंटे चलती है, 480 किलोमीटर। मिला दीजिए 4 2 6, 680 किलोमीटर टोटल यहाँ पर जर्नी कवर होगी दोनों के द्वारा। कि बाइक और कार अगर दोनों को जोड़ दें तो 680 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हुई है, जो डी ऑप्शन में इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो रहा है। अगले सवाल पर आ जाइए। 9वां नंबर देखिए क्या है। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी पर, मतलब जितना वह कमाती है 10% खरीदारी पर रेस्तरां व मॉल में जाने में खर्च करती। खरीदारी और रेस्तरां और मॉल घूमने टहलने में इधर उधर में 10% गंवा देती है। शेष जो होता है 80% उसके घरेलू खर्च पर व्यय होता है। बचा जो पैसा होता है उसमें 80% उसके घरेलू बजट पर खर्च होता है और 10% की वह बचत कर लेती है। इन सब के बाद 10% की बचत करती है। यदि मासिक व घरेलू व्यय 48,000 रुपए है तो मासिक आय थी कितनी, उसकी हमको बताना है। समझ रहे हैं? यहाँ पर सवाल ए स्थिति, उसकी मासिक आय 10, मतलब यहाँ पर टोटल 100% है। 10% वहाँ कहाँ खर्च करती है? वह खर्च करती है खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने में। शेष 80% वह घरेलू खर्च पर व्यय करती है और 10% की वह बचत कर लेती है। तो वैसे भी आप देखिए 80 10 90 10 100 ये बचत है उसकी फाइनली। अब सवाल में जैसे हमसे कहा है कि यदि मासिक घरेलू व्यय मतलब ये 80,000, 80%, इसका मान आपको दिया है 48,000। मतलब ये जो 80% है यही आपका कितना है? 48,000 है। ठीक है।
अब सवाल में हमसे कह रहा है कि मासिक आय मतलब 100% का मान बता दो, कितना हो जाएगा। 100% आपसे पूछ रहा है। इसको देखिए 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 100 है, 4 से कर दें 12 चौके 48, 12,000 है, 12 पंचे 60 कर दें। उसका मासिक जो इनकम है उसकी क्या नाम मीनाक्षी की, वो 60,000 रुपये प्रतिमाह है। 60,000 रुपये प्रतिमाह इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन है। आप सभी लोग नोट कर लें। 9वां सवाल डन होता है। 10वां देखिएगा। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 साल है। सुनीता और शीला का जो डिफरेंस है एज का वो 12 साल है। 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुना थी, उनकी वर्तमान उम्र बताएं क्या होगी। एक चीज दिमाग में रख लें, और जो अंतर होता है आयु का वो हमेशा इक्वल रहता है। जो आज हम आपसे जितने बड़े हैं जीवन भर हम आपसे उतने ही बड़े रहेंगे, कभी छोटे नहीं हो जाएंगे। आपके पिताजी आपसे जितने बड़े हैं, भाई आपसे जितने बड़े हैं छोटे हैं, उतने ही बड़े छोटे रहेंगे, आपसे कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर सुनीता शीला की आयु में अंतर 12 साल का है तो आज भी रहेगा, 9 साल पहले भी था, 9 साल बाद भी होगा, जीवन भर रहेगा। उम्र हमेशा वर्तमान की बताई जाती है, लेकिन सवाल में है 9 साल पहले, 9 वर्ष पहले की बात है। 9 वर्ष पहले दो जो पर्सन थी, एक का नाम सुनीता था, एक का नाम शीला था। इनकी स्थिति ये थी कि जो बड़ी थी, अब पता नहीं कौन बड़ी थी कौन छोटी थी, हम नहीं बता सकते हैं, कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे समझ लीजिए बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुना थी। ये 4:1 में अनुपात था उन लोगों का। उस समय भी अंतर 12 ही का रहा होगा। यहाँ पर एज का जो रेशियो था 4:3 का है, अंतर बताओ। 4:1 का है, अंतर बताएं 3 का है। 3 बराबर 12, 1 बराबर 4। इसका मतलब शीला की उम्र उस समय जो भी थी 4 थी और इसकी उम्र 16 थी। अब आपसे हमसे कह रहा है कि वर्तमान उम्र बतानी है। अगर कोई 9 साल पहले 16 का था तो प्रेजेंट में कितना होगा, 16 9 25 का होगा। कोई 9 साल पहले 4 का था तभी कितना होगा, 23 का होगा। ठीक है, 9 4 13, सॉरी 13 का होगा। तो सवाल का उत्तर 25 और 13 होना चाहिए। अब 25 और 13 देख लीजिए, यहाँ पर सी ऑप्शन है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसमें बड़ा छोटा हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये बता देंगे कि बड़े की उम्र 13 है और छोटे की उम्र 25 है। ऑप्शन से भी जा सकते थे, उत्तर कर सकते थे। वैसे भी ऑप्शन में वही ऑप्शन आंसर करता जो 9 साल का डिफरेंस बताता, केवल 13 और यहाँ पर अब देखिए 13 जो 12 साल का डिफरेंस बताता। हालांकि सब में लगभग देखिए 12 साल का ही डिफरेंस है, तो डिफरेंस से आप नहीं डिफाइन कर सकते थे, आपको जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है 10वां सवाल। 11वें पर आ जाइए, समझिएगा। अकेला ए किसी काम को 5 दिन में और अकेला बी उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा ए बी व सी मिलकर उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला सी कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर सकता है। ए से करा लो कितने दिन, 5 दिन, बी से करा लो 4 दिन, और अगर 3 व्यक्ति ए बी और एक तीसरा पर्सन सी भी आ गया, इन सबको मिला दो 2 दिन। यही है स्थिति। ए टाइम है। इन टाइम को देखकर एक ऐसी संख्या सोचो जो टोटल वर्क कहलाएगी, और वह 5 से 4 से और 2 से प्रत्येक से पूर्णतः कट जाएगी। 5 चौके 20 इनका एलसीएम होगा, मतलब 20 टोटल कार्य है। ये क्योंकि कर लेता है 5 दिनों में, इसलिए वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करता होगा। बी क्योंकि कर लेता है 4 दिनों में, दिन है ना, हाँ, तो वह प्रतिदिन 5 काम करता होगा। लेकिन अगर दिनों को मिला दो, तीनों को, तो एक दिन में 2 दिनों में पूरा काम, तो प्रतिदिन करते होंगे 10 काम। अब सुनिए, ये 10 काम तीनों मिलकर एक दिन में करते थे, जिसमें ए करता था 4 काम, बी करता था 5 काम और सी करता होगा बताइए 1 काम। 5 4 और 1 9, मतलब यहाँ पर सी एक दिन में 1 काम, सी एक दिन में 1 काम, और टोटल काम कितना है 20। तो 20, अब यही सवाल पूछा है कि अगर सी को पकड़ा दो तो काम कितने दिन में पूर्ण होगा। सी का काम अगर निकालना है तो 20/1 मतलब 20। 20 दिन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है जो आप लोग लिख सकते हैं करेक्ट आंसर। आप लोग सी ऑप्शंस को नोट कर लीजिएगा। डी पर चलिए, 12वां देखिए क्या है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी उम्र 23 और 25 वर्ष थी, 2 नए लोग शामिल हो जाते हैं। तो नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए एक समूह था, ध्यान सुनिएगा, एक समूह था और उस समूह में सदस्य कितने थे बताइए, 10 थे। होता क्या है, इसमें 2 लोग जो है, 2 लोग जिनकी उम्र 23 और 25 थी, 23 थी प्लस 25 थी, एक की 23 थी दूसरे 25 थी, ये आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं समूह से निकलते हैं, बाहर होते हैं 2 लोग, और उनकी जगह पर 2 सदस्य शामिल होते हैं। ये इन करते हैं, ठीक है, इन करते हैं, शामिल होते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है, जो औसत आयु थी, औसत आयु जो थी वह 3 वर्ष बढ़ जाती है। 3 वर्ष की उसमें वृद्धि होती है औसत में। अब औसत अगर 3 साल बढ़ता है
इसका मतलब आप दिमाग में रखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आए औसत का, पहली चीज तो सवाल रिप्लेसमेंट का है, जिसमें आपने देखा होगा कि संख्या वही रह जाएगी, जो 10 थे तो 10 ही रह जाएंगे, क्योंकि 2 निकले हैं तो 2 आ भी गए हैं। औसत में इसलिए परिवर्तन हो रहा है कि इनकी उम्र में फर्क है। यहाँ पर जो शामिल हो रहे हैं उनकी उम्र कम होगी कि ज़्यादा होगी, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि औसत चेक करना चाहिए। अगर औसत में वृद्धि है तो जो शामिल हो रहे हैं उनका मान ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट है, और जो निकलेंगे उनका मान कम होगी। अगर औसत में कमी हुई होती है तो शामिल होने वाले कम रहे होते और निकलने वाले ज़्यादा रहे होते, इसको ध्यान रखना है आपको, करेक्ट है। तो इसको हमें जो ज़्यादा मान है दोनों, उनकी वैल्यू निकालनी है। निकालने के लिए जो निकले हैं उनकी आयु का योग बताएं, 48 है। कितने की वृद्धि है? औसत में 3 की। संख्या कितनी थी? 10 थी। तो यहाँ पर जो पर्सन्स जो दोनों आए हैं उनकी आयु हो जाएगी 48 और 30 मिलकर 78 वर्ष। ये दोनों की उम्र है। अगर मान लीजिए एक का नाम ए था दूसरे का नाम बी था, तो दोनों की आयु का योग 78 साल है। अब उनका हमें योग नहीं पूछा है, उनका औसत पूछा है। तो इनका जो औसत होगा, औसत होता है योग बटा संख्या, 78 बटा 2 कर दें, 39 उनका योग होगा, औसत होगा। जो यहाँ पर दोनों पर्सन शामिल हुए हैं उनका औसत बताइए 12वें का कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग सभी लोग नोट करें, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए क्या है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी कलम उसे बेचनी चाहिए? 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, मतलब 9 कलमों के लिए 1 रुपया पेमेंट करता है। अब उसे चाहिए 50% का फायदा। 50% का फायदा चाहिए तो 1 रुपए में कितनी कलम उसे बेचनी चाहिए? ये हमसे सवाल पूछ लिया। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्लियर करिए। दरअसल इंसान क्या करता है, जो व्यापारी होता है वो जो पैसे लगाता है जल्दी से जल्दी कोशिश करता है कि उस पैसे को निपटा ले, निकालने के लिए वह कम सामान ही बेचने की प्रयास करता है। 50% का लाभ उसे कमाना है तो निश्चित तौर पर 1 रुपए में कम कलम ही बेचेगा और इतनी बेच देगा कि जल्दी से जल्दी उसको क्या हो जाए बताइए? फायदा हो जाए। इसको कैसे प्रयास करेंगे? 50% 1/2 होता है, मतलब वह यहाँ पर समझिएगा 2 लगाया जिसमें है उसको 1 लाभ लेकर 3 में बेचना चाहेगा। कितने बेचना चाहेगा? 3 में बेचना चाहेगा, तब तो जाकर के 50 का लाभ होगा। यहां लिखिए संख्या और यहां लिखिए दाम, ठीक है। उसने क्या किया था, ध्यान सुनिएगा। एक मतलब यहां 9 कलम खरीदा था 1 रुपए में। अब वह कितनी कलम बेच दे, कितनी कलम बेच दे कि उसे 1 रुपया मिल जाए। कितनी कलम बेच दे कि 1 रुपया मिल जाए। बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर उसे फायदा हो जाए। कितने का फायदा हो जाए? यहाँ पर 50% का। इसको देख करके हम कैसे प्लान कर सकते हैं, इसी पर थोड़ा सा आपका व्यू। और देखिए यहाँ पर जैसे अगर कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है तो प्रॉब्लम होती है। हम लोग को ऐसे सवालों में सबसे पहले कोशिश करनी, जैसे हम लोग जब सवाल इसको करते हैं ना तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी क्या हो जाए पता है? जल्दी जल्दी यहाँ पर इसकी मतलब यहाँ पर हमको ये श्योर हो जाए कि हम डिसाइड कर लें कि हम कितना लगाए थे और कितना पाए थे। और हमारा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि संख्या हम बराबर कर दें, तब जाकर के हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को हम निर्धारित कर सकते हैं। संख्या बराबर करने का सेंस नहीं है, मतलब हमें इस 9, अगर जैसे हम ऐसे सोच लें कि 9 कलम उसने 1 रुपए में खरीदा था। अब उस 1 रुपए को उसे पाना है, जल्दी पाना है और ऐसे पा जाना है कि अगला जो बचे हमारे पास उसको बेचकर उतना ही प्रॉफिट वह अचीव करे। हम अगर ऑप्शन से सोचे तब भी हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे मत सोचिएगा। देखिए हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमको चाहिए, मतलब जो हमने लगाया है, मान लो अगर 2 लगाया है तो हमको चाहिए 3, ठीक है। 2 लगाया। खरीदते समय आपने कितनी कलम खरीदी है बताएं? यहाँ पर इसी चीज को यहाँ कर दीजिए 9, और यहाँ पर आपको इसकी संख्या पता करनी थी, यहाँ कर दीजिए। देखिए कैसे होगा, मतलब 3 या 9 कर दीजिए, 3 दूना 6 कर दीजिए, अर्थात उसको 6 कलम बेचनी होगी। 6 कलम वह उतने ही पैसे में बेच दे 1 रुपए में जितने में उसने 9 कलम को खरीदा है, तो उसे तुरंत जो है 50% का लाभ हो जाएगा। जैसे आप ऐसे सोच लें कि अगर मान लो हमने 9 रुपए, जैसे ऐसे सोचा करिए, जैसे इस तरह के सवाल ऐसे बने कि हमने जो है 6 रुपए, जैसे कहते नहीं कि 9 कलम जितने में खरीदा उतना ही पैसा मैंने 6 ही कलम बेच करके निकाल लिया। अब जो हमारे पास बचा है पेन्स, जो 3 बची हैं, उन्हीं को हम बेच करके बाकी हम प्रॉफिट को अर्न कर लेंगे। पहले तो लागत निकल जाएगी, उसके बाद फिर बचा यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। 6 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आ जाइए देखिए 14 नंबर। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक मतलब स्फीयर को पिघलाकर गलाकर, मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी कभी कोई धातु की वस्तु हो उसको पिघलाकर गलाकर एक नया अगर शेप देते हैं, आयतन वही रहता है, आयतन में फर्क नहीं आता है।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन की ऊंचाई बताओ क्या होगी। ये गोला है, देखिए ये गोला है, गोले की त्रिज्या है, ये देखिए आपके सामने है, और गोले का अपना आयतन भी होगा। अब इसी गोलन को लेकर के हमें एक बेलन बनाना है, उसी को पिघलाकर पीट करके एक बेलन बनाना है। बेलन के लिए देखिए अपने पास क्या स्थिति है। बेलन की त्रिज्या है 6, बेलन की त्रिज्या है 6 और इसकी त्रिज्या है 9। अब इसकी हमें हाइट पता करनी है, क्या हो जाएगी। हम इसका आयतन जानते हैं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में इसी को पिघला कर ये बनाए हैं आप, तो इसका V1 इसका V2 दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका आयतन बताइए, 4/3 पाई r, r मतलब 9 का क्यूब बराबर एक पाई होता है r स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग इंटू क्या कर दें, यच कर दें। पाई पाई से गया, बाकी थोड़ा सा हम प्रयास कर लेते हैं। देखिए कैसे, 4/3 है गुणे 9 है गुणे 9 है गुणे 9 है, 6 गुणे 6 है गुणे यच है। आइए सॉल्यूशन पे रखते हैं, देखिए कैसे बनेगा। 3 दूना 6 है, हाँ 3 तिया 9 है, 3 दूना 6 है, 3 तिया 9 है, 2 दूना 4 है, खत्म, 3 1 खत्म, 9 3 27। 27 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी उस बेलन की, जो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है। राइट सोल्यूशन हो गया। फिर देखिए हम लोग आज के सेशन का अंतिम सवाल कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इस सवाल को भी आप लोग पढ़ लें, आंसर कर लें। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास मतलब कमी होती है। यदि वर्तमान में 729 है तो 3 साल बाद उसका 3 साल पूर्व उसका मूल्य था, मतलब अभी घट उठ करके 729 हो गया है, तो 3 साल पहले उसका दाम क्या था। देखिए ये उसका पहले का दाम था और इसका न्यू है, मतलब अभी का है। हर साल 10% की क्या होती है, घटोत्तरी, कमी होती है, जो हम 1/10 लिख पाएंगे। अर्थात अगर ओरिजिनल प्राइस 10 थी तो 10 से 1 घटकर 9, फिर से 10 थी तो 10 से 1 घटकर 9, फिर 10 थी तो 10 से 1 घटकर 9। इस प्रकार से अगर इसकी प्राइस पहले अगर 1000 थी, अभी घट करके 729 हो गई है। रियलिटी में 729 हो गई तो पहले 1000 तो रही होगी, कोई और डेटा दिया भी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस में परेशानी हो, तो 1000 इसका राइट सोल्यूशन होगा। बी ऑप्शन आप लोग नोट कर लें। तो सेशन समाप्त होता है पूरा कंप्लीट आपके लिए। आप सभी लोग इसको ईमानदारी से पढ़ लें, समझ लें। कहीं अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है तो आप हमसे बता दें, हमको आप कमेंट से जरूर अवगत करा दिया करें, सूचित कर दिया करें, और साथ साथ ईमानदारी से हर सवालों को कर लिया करें। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमें हमेशा कनेक्ट रहे, हमेशा आपके साथ इन्वॉल्व रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।